दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर चल रही वर्किंग कमेटी की जो समाप्ति हो गई है और इसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बाकायदा मीडिया को यह सूचना दी है कि हमने 172 सीटों पर मंथन कर लिया है और जो चुनाव की जो समिति थी, हमारी चयन समिति, उसमें बाकायदा एक एक कैंडिडेट के ऊपर चर्चा हुई है। पहला और दूसरा फेज में जो कैंडिडेट हैं उनको ध्यान में रखते हुए 172 कैंडिडेटों का फाइनलाइज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार क्योंकि हमने ये तय किया है कि जिन विधायकों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, समाज की सेवा में वो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में जिन लोगों ने मेहनत की है, ऐसे ही लोगों को दोबारा टिकट दिया जाएगा, जीते हुए हों, मंत्री हों या कोई भी हो। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी हिंट दिया कि जो अन्य पार्टी छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग अगर केवल टिकट की लालसा से आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी स्क्रूटनी किया जा रहा है। हर ऐसा व्यक्ति, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, बसपा में हो या कांग्रेस में रहा हो, कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना रहा हो, यदि भारतीय जनता पार्टी उसको ये देख रही है कि ये जो असला काम करने वाला बंदा नहीं है, इसका इफेक्ट अच्छा नहीं है, असर अच्छा नहीं है, उनका राष्ट्रीय चरित्र भी देखा जा रहा है और राष्ट्रीय कैरेक्टर को देखते हुए यह ध्यान में रखा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की छवि अच्छी नहीं है तो उसको बीजेपी ज्वाइन नहीं कराई जा रही। जिनको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है उनको भी यह नहीं कहा जा रहा कि आपका टिकट फाइनल हो जाएगा, आ जाओ। जिनको आना है आइए, बीजेपी की विचारधारा से जुड़िए, पार्टी की वर्किंग कमेटी आपको देखेगी। यदि इस योग्य समझा जाएगा कि आपको टिकट मिलना चाहिए तो ही टिकट दिया जाएगा, यह तय है। दूसरा, कुछ ऐसे विधायक या मंत्री जिनको यह लग रहा था अपने आप में ही, क्योंकि यह पहले से बता दिया गया था कि जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अगर कोई कह दे भाई एक चोर खड़े हैं यहां पे, चोर जो है उसकी दाढ़ी में तिनका, एक कहावत रही है, तो लोगों को यह लगने लगा जिन लोगों ने काम नहीं करे, किसी कारण से भ्रष्टाचार किया, उनकी कंप्लेंट है, उनके क्षेत्र की पब्लिक उनसे खुश नहीं है, ऐसी शिकायतों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया और यह स्कैनिंग कमेटी जो बनी, इस कमेटी ने बाकायदा कई प्रकार के सर्वे पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीट के कराए। अब इसमें जैसे उदाहरण के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, 4 मंत्रालय थे लेकिन काम लोगों के नहीं किए, अपने परिवार और अपने रिश्तेदार और मित्रों के फायदा कराने में लगे रहे, तो उनको कह दिया गया, उनको खुद भी लगने लगा शायद मेरा टिकट तो कंटिन्यू होगा नहीं, क्योंकि पता होता है आदमी को कि आपने कैसा काम किया है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार ये एक नए तरीके की राजनीति, एक नया ट्रेंड कर रही है कि जो भी पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, जिनकी स्वच्छ छवि है, चाहे वो भाजपा में नए हो, उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उनको टिकट दे दिया जाएगा। आप देखेंगे इस जो लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में कई ऐसे नाम आपको चौंकाएंगे जो आपको लगेगा ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं था, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। यदि किसी ने सामाजिक परिवेश में आकर समाज के काम अच्छे किए हैं, समाज में काम करने के कारण उनकी छवि अच्छी है, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, ये क्राइटेरिया तय किया है, तो उनको पार्टी खुद से भी ये कह रही है कि भाई आप अच्छे व्यक्ति हैं, देश हित में काम करते हैं, आपकी छवि ठीक है, चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप अंदर आकर और देश सेवा में जुटें। ऐसे लोगों को भी बाहर से लाकर, यानी बाहर मतलब जो राजनीति में अभी तक नहीं है, उसमें कुछ आईपीएस आपने सुने होंगे कि पिछले दिनों कुछ आईपीएस ने बीजेपी ज्वाइन की, ऐसी संभावना मानी जा रही है 1-2 आईएएस भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बदलता परिवेश है और भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हों, समाज की सेवा को आगे रखते हों, निजी स्वार्थ को किनारे रखते हों, ऐसे लोगों को हमेशा आगे बढ़ाया है। हमने देखा है कि पार्टी में कई ऐसे नए चेहरे आए हैं जिनको पार्टी ने बहुत मंत्रालय तक या तो बहुत सम्मान दिया है। हमने देखा केंद्रीय मंत्रालय में भी मोदी कैबिनेट में आप देखिए एक आईएएस अधिकारी थे जो कभी विदेश मंत्रालय के सचिव हुआ करते थे, सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी, लेकिन एस जयशंकर नाम उनका है। उनको पार्टी ने खुद कहा कि आप एक अच्छे अफसर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा अनुभव है, और अच्छे भी हैं क्योंकि उनकी जो सारी रिपोर्ट है वो यही है कि ईमानदार अफसर रहा है,
तो इतना काबिल जो अफसर हैं, उनके पास जो अनुभव है, उसका लाभ क्यों ना देश को मिले, और इसलिए उनको विदेश मंत्रालय दे दिया गया। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में इस बार यदि कोई आईपीएस अधिकारी है और उसकी छवि पुलिस में रहते हुए एक अच्छे ईमानदार दबंग अफसर की रही है, तो निश्चित रूप से वो अपराधियों पर लगाम लगाने का काम सरकार में आकर जब मंत्री बनेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। और पार्टी ने यह तय किया है कि इस बार गृह मंत्रालय किसी और ऐसे मंत्री को दिया जाएगा जो अच्छे से पुलिस के कार्य काम को ठीक से संभाल पाए। तो इसके लिए काबिल अफसरों की जरूरत थी जो आईपीएस हो। तो ऐसे आप देखेंगे एक दो आईपीएस अफसर जो ज्वाइन किए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी उनकी पसंद या भारतीय जनता पार्टी को जो लगता है जहां से उनको लड़ाना चाहिए, उन क्षेत्रों से उनको टिकट देगी ताकि वो देश सेवा में खुलकर सामने आए, उनके हाथ में पावर ज्यादा हो। क्योंकि एक आईपीएस की पावर नौकरी में रहते हुए सीमित होती है, एक मंत्री बन जाएंगे तो पूरे प्रदेश में जहां चाहेंगे वो बदलाव ला सकते हैं, पुलिस या सिस्टम को जो अच्छे से समझते हैं। ठीक इसी तरह कुछ समाज से भी कुछ वकील ऐसे जो वकालत कर रहे हैं, और अभी चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और उनका अनुभव कानूनी सलाहकार, कानून के जानकार वो हैं, और ऑलरेडी समाज में काम कर रहे हैं। गाजियाबाद साहिबाबाद क्षेत्र से ऐसा एक नाम आया है, अभी नाम तो घोषणा पार्टी को ही करना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और वो अच्छा एक माने जा रहे हैं कि कई सामाजिक मुद्दों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को भी कई बार सलाहें दी हैं, कई पीआईएल डाली हैं जो देश हित में है, चाहे वो हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए काम किया है। और ऐसे व्यक्ति को पार्टी में, चाहे अभी तक उनका कोई कार्यकाल नहीं रहा है, ना वो बीजेपी में अभी रहे हैं, हो सकता है पहली बार उनको ये टिकट मिले और उसके लिए पार्टी ने खुद आग्रह किया ऐसे लोगों से। तो ये बीजेपी जो है अलग तरह की पार्टी है, यहां देश हित में काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाता है। और जो पार्टी में 20 साल से काम कर रहे हैं, मैं फलाने का बेटा हूं, मेरा पिता वो है, इस तरह के जो नाम वाले लोग हैं, यहां नामदार लोगों की कोई ज्यादा ऐसी तवज्जो नहीं दी जाती कि वो फलाने का बेटा है या उसका पिता है, इसके कारण से उनका टिकट फाइनल हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। तीसरी एक और बात, इस चुनाव में आप देखेंगे जो सूची आ रही है, उस सूची में जो हमारे सूत्र हैं, अभी तक के सूत्रों से जो पता लगा है, 172 में आपको कई नाम, जैसे मैंने कहा, चौंकाएंगे। उनमें कई नाम ऐसे आपको मिलेंगे जो वाकई में बड़े घरानों के बच्चे हैं, यानी किसी पार्टी का कोई महासचिव है, किसी के बाप दादाओं के जमाने से 3 पीढ़ी से राजनीति में है। आप देखेंगे कि किसी के रेफरेंस से जो ये शब्द चलता है राजनीति में, कोटा, कि ये साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोटे से हैं, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रेफरेंस से हैं, इनकी पहचान वहां है, इनकी यहां है। ऐसे जो नामदार लोग हैं जिनकी पहचान, जिन्होंने अभी तक राजनीति के गलियारों में चक्कर काटे होंगे, केंद्रीय मंत्रियों के, बड़े बड़े नेताओं के, प्रदेश अध्यक्षों के, वो नाउम्मीद होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा। हां, किसी ने सिफारिश की है, किसी ने कोई रेफरेंस दिया है, और यह लगता है कि यह बंदा जो है पार्टी में आकर ये मेहनत करेगा, इसके अंदर काबिलियत है, राजनीतिक सोच बोझ है, उन व्यक्तियों को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन खाली एक किसी राजनीतिक घराने से आते हैं, उनका बैकग्राउंड कोई राजनीति का है, उनके पिता कोई बड़े बहुत ओहदे पे हैं, इसके कारण से टिकट मिलेगा, ऐसा इस बार नहीं होने वाला। तो इसलिए वो लोग भी अब आप देखेंगे वो चौंकेंगे, ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि हमारा टिकट तो फाइनल है, मेरे पापा तो वो हैं, मैं तो 4 पीढ़ी से मेरी राजनीति है, 20 साल से मेरे पापा बीजेपी में। ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना। कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे मैं फिर आता हूं कि उनका जो बेटा है वो 2 बार चुनाव हार गया, फिर भी उम्मीद कर रहा था कि इस तीसरी बार मेरे पापा फिर दिलवा देंगे, इस बार एमएलए नहीं लड़ूंगा तो एमएलसी से मुझे विधायक बना के मंत्री बनवा देंगे। ये जो सोच वाले लोग हैं, इनको पार्टी ने पहले कह दिया कि भाई आपके लिए यहां जगह नहीं है। हां, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर आप आइए, चुनाव में आपकी जरूरत है, आपके पास जो अनुभव है पार्टी में काम करने का या समाज सेवा करने का, उस अनुभव को आप 2022 के चुनाव में पहले मेहनत से काम करिए, फिर आपके पास एक अनुभव आएगा। हम भी देखेंगे कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या ये स्वार्थ में केवल जुड़ा था, पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ था, दिमाग में था कि मुझे टिकट लेना है। जिनको टिकट नहीं मिला
और वो घर में बैठ गए, तो इसका मतलब तो सीधा बात हो जाएगा, तय हो जाएगा कि ये तो स्वार्थ में आए थे। ऐसे स्वार्थी लोग चुनाव के पहले ही किनारे हो जाएं, ये अच्छा है। और पार्टी ऐसे लोगों को नजर बनाए हुए है, तो ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं मिलेगा जो केवल पिछले 6 महीने में ज्यादा एक्टिव हुए हैं, फोटो करा रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा टिकट पक्का हो जाएगा, लोग देखेंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे इतने फॉलोवर हैं और मीडिया में ज्यादा बाइटें आ रही हैं। नो, ये बीजेपी में नहीं चलेगा भाई। बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे होता है, बीजेपी के पास अपनी एक टीम होती है और एक्सटर्नल सर्वे भी हुआ है, तो हर तरह से उनको हर व्यक्ति पे परख भी है, नजर भी है। और इस बार, पिछली बार 2017 के चुनाव में योगी कैबिनेट में जो लोग जुड़े वो रेफरेंस से जुड़ गए थे, और योगी जी भी इस तरह से थे कि भाई उस टाइम राजनीति में पहली बार सीएम बने थे और अब लेकिन परिदृश्य बदल चुका है। जो मोदी जी और योगी जी की योजना है, अब की बार वोट जनता उसको कर रही है, मोदी और योगी के काम को वोट मिल रहा है। क्षेत्र में विधायक का अपना रोल है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर जो वोटर है, अगर सर मैं भी एक यूपी से आता हूं और मैंने देखा है आसपास के लोगों से, किस कारण आप बीजेपी को वोट देंगे। अगर कोई कहता है बीजेपी को वोट दूंगा, वो कहता है जी महीने में 2 बार राशन, फ्री का मिला हुआ मकान, उज्ज्वला योजना से मिली हुई गैस, सम्मान निधि किसानों के खाते में, महिलाओं को 500 रुपए महीना, कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के टाइम पे सरकार की सेवाएं, पुलिस या सिस्टम। अब ये बताइए इसमें विधायक का क्या रोल है? जो क्षेत्र का विधायक है, इन योजनाओं में इस विधायक का क्या रोल है? विधायक का रोल निश्चित रूप से होना चाहिए मकान दिलाने में मदद कितनी की, कितने लोगों के फॉर्म भरवाए, कितनी उज्ज्वला गैस के लिए उन्होंने काम किया, कितने लोगों का स्वास्थ्य बीमा करवाया। ये जिन लोगों ने काम किए हैं, ऐसे विधायकों पर नजर है, ऐसे विधायकों का टिकट नहीं कटेगा, वो निश्चिंत रहें जिन्होंने काम किया है। चाहे उनकी पहुंच है कि नहीं है, चाहे वो किसी प्रदेश अध्यक्ष को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में चक्कर काट रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं उनका टिकट फाइनल हो जाएगा। बहरहाल इस बार आपको नए चौंकाने वाले नाम, नए चेहरे और ज्यादातर युवाओं को इसमें तरजीह दी गई है, जो 60 के ऊपर हो चुके हैं या लगभग 60 के उम्र के आसपास हैं, स्वस्थ जिनका ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को भी दरकिनार किया गया है। उनको अन्य किसी रास्ते से बीजेपी अपने साथ जोड़कर रखेगी और किसी सेवा में जोड़कर रखेगी। बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, कई ऐसी संस्थाओं में जोड़ दिया जाता है, मतलब उनका सम्मान बरकरार रहेगा। लेकिन जो मेहनती और जुझारू, देशभक्त, सर्वोपरि और स्वार्थ को दरकिनार करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोगों का इस लिस्ट में नाम आने वाला है। कुछ ही घंटों बाद आपको वो डिक्लेयर हो जाएगा। और मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि जो लोग भी अभी जिनके टिकट कटेंगे वो निराश ना हो, पार्टी के साथ जुड़े रहें। बहुत भविष्य है और आपका भी भविष्य है। पार्टी को देशभक्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, गद्दार बनकर गाली ना खाइए। वंदे मातरम।